बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज यूनिट नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो यूनिट नंबर 3 के सीक्वेंस में चौथे नंबर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज जो पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस में दूसरे नंबर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आज के टॉपिक में हम लोग मोमेंटम मोमेंटम इम्पल्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअल में ये तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। ये तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। देखो, फर्स्ट करो, एक बॉडी है, मोशन में है। जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं मोशन में हूं। मोशन में बहुत सारी बॉडी होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक बॉडी मोशन में है, बताइए मोशंस की वैल्यू कितनी है। एक बॉडी है, मोशन में है, मैंने पूछा बताइए बॉडी की मोशंस की वैल्यू कितनी है। हमें सवाल ही समझ में नहीं आता कि इसमें हम सर को बताएं क्या, सर पूछना क्या चाह रहे हैं। तो याद रखोगे, बॉडी की जो मोशन होती है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर एक, बॉडी के मास पे, और नंबर दो, बॉडी की वेलोसिटी पर। बॉडी की जो मोशन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, एक बॉडी के मास पे और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पे। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मोशंस की क्वांटिटी मिल जाती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मिल जाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मिल जाता है। और इसी क्वांटिटी ऑफ मोशंस को हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड असाइन कर देते हैं जिसको कहते हैं मोमेंटम। तो देखिएगा, यहां से मोमेंटम की दो डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसकी मोशंस की जो क्वांटिटी होती है उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। यानी अगर एक बॉडी की मोशन बहुत अच्छी है ना, तो आप बोलोगे यार इस बॉडी का मोमेंटम बड़ा जबरदस्त है। मोमेंटम मोशंस की क्वांटिटी को बोलते हैं। और मोमेंटम की जो दूसरी डेफिनेशन, के प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये मोमेंटम की दो डेफिनेशन है। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे पता करोगे कि बॉडी का मोमेंटम है या नहीं? बड़ा एक सिंपल सा रूल है। बॉडी मोशन में है तो कंफर्म है उसका मोमेंटम है। मोशन आपको अच्छी लग रही है तो आप बोलोगे यार बॉडी का मोमेंटम बड़ा अच्छा है। अगर मोशन अच्छी नहीं है तो आप बोलोगे बॉडी का मोमेंटम बड़ा खराब है। मोमेंटम बॉडी की मोशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोशंस की क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम को ना पी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करेंगे? तो पी से। तो पी बराबर हो गया एम बी के। ये मोमेंटम का एक फॉर्मूला। इसका यूनिट देखोगे, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का एक यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की क्वांटिटी नहीं होती है, मोशंस की क्वांटिटी होती है, वो इनको मल्टीप्लाई करने से निकलती है, राइट। तो मोमेंटम का एक यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड, ये एक यूनिट है। इसका एक और यूनिट भी है, देखो वो कैसा आया।
केजी मीटर पर सेकंड, इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया, सेकंड से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सेकंड से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलेंगे। आपने मैथ से पढ़ा है कि सेम वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में कोई फर्क, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा अरेंज करो, देखोगे केजी मीटर सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड एज इट इज कॉपी किया, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड मैंने एज इट इज कॉपी किया, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर होता है न्यूटन के, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर होता है न्यूटन के, ये सेकंड एज इट इज, तो मोमेंटम का दूसरा यूनिट ये है, एक ये, दोनों यूनिट आपस में बराबर होता है। आप दोनों में से जो यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हो, दोनों ऐसा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, दोनों में से आप जो यूज करना चाहो कर लो। यहां तक क्लियर? इधर देखिएगा, तो ये हमने अभी फिलहाल सिर्फ मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ आते हैं, अच्छी तरह समझिएगा जरा, और वो समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इधर देखिएगा, फर्ज कीजिए ये दो बॉडी है, पहला ये दूसरा, दोनों बॉडी का मास डिफरेंट है, इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2। फर्ज करो ये दोनों बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी ले लो u1, इसकी वेलोसिटी ले लो u2। दो बॉडी है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, पहली की वेलोसिटी u1 दूसरी की वेलोसिटी u2। फिर अज्यूम करो कि ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर गई, टकरा गई हैं। जैसे खेल कूद के दौरान आप दो प्लेयर जो है वो आपस में टकरा गए भागते के दौरान, यानी ये दोनों बॉडी में आपस में कोलिजन हो गया, ये दोनों बॉडी में आपस में कोलिजन हो गया, ये m1 वाला है ये m2 है, ये आपस में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद बॉडी के मास में तो कोई तब्दीली नहीं आती। जब आप लोग खेलते हो और आपस में टकरा जाते हो तो क्या कोलिजन के बाद आपके बॉडी का मास तब्दील हो जाता है? नहीं, यानी मास में कोई तब्दीली नहीं है। m1 m2 बंद कर दो इसे। अलबत्ता वेलोसिटी में क्या होती है, तब्दीली आ जाती है, यानी जब आपस में टकराते हो तो कोलिजन के बाद आपकी मोशन वो नहीं रहती जो पहले वाली थी, तब्दील हो गई। इसकी वेलोसिटी ले लो v1 और इसकी वेलोसिटी ले लो v2। सही है? सही है। अब गौर से सुनोगे, जब ये दोनों बॉडी आपस में टकराई हैं तो चोट तो दोनों को लगी होगी। जब दो लोग आपस में टकरा जाते हैं तो चोट तो दोनों को लगती है। मतलब ये हुआ इन दोनों ने जब कोलिजन किया तो इसने इस पे फोर्स लगाई और इसने इस पे लगाई। इस बॉडी ने इस पे जो फोर्स अप्लाई की उसको बोलो F1, इस बॉडी ने इस पे जो फोर्स अप्लाई की उसको बोलो F2। इसको बोलोगे एक्शन तो इसको बोलोगे रिएक्शन, इसको बोलोगे एक्शन तो इसको बोलोगे रिएक्शन, वो आपकी मर्जी है। जब दो बॉडी टकराई, इसने इस पे फोर्स लगाई इसने इस पे लगाई, दोनों ने एक दूसरे पे लगाई, इसको एक्शन बोलोगे तो इसको रिएक्शन, इसको एक्शन बोलोगे तो इसको रिएक्शन, वो आपकी मर्जी है। और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने कहा बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन बराबर,
यानी F1 बराबर होगा F2 के। डायरेक्शन ऑपोजिट, यही पढ़ा था कल। डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब है एक प्लस का होगा तो ये दूसरा माइनस में। ये आपकी मर्जी है, आप इसको प्लस में ले लो, इसको माइनस में। न्यूटन ने थर्ड लॉ में कहा था एक्शन रिएक्शन बराबर होगा, तो ये बराबर है। उसने कहा था डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब है एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। वो आपकी मर्जी है, कौन प्लस कौन माइनस, वो आपकी मर्जी। मैंने इसको प्लस लिया, इसको माइनस, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। राइट। अब एक काम करना है, इस डायग्राम से F1 और F2 की वैल्यू निकालकर यहां पुट करनी है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए, वो देखोगे। मैंने लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। इस फॉर्मूले का नाम सुना है सबने, F इज टू एम में। कल ये पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ए की जगह क्या लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये ए का फॉर्मूला है। ब्रैकेट ओपन करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई किया, M1 वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ, एम वी एफ माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एम वी आई, और T1 से मल्टीप्लाई हुआ तो T। यहां तक ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम। ये कौन सी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम कौन सा हुआ, फाइनल। मोमेंटम को P लिखते हैं, फाइनल के लिए F लगाया, माइनस ये भी मोमेंटम, इसको बोलोगे इनिशियल, एंड दिस इज T। यहां तो कोई प्रॉब्लम। F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको क्या बोल देंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन ओवर टी का, टी जो है वो टाइम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम के लिए डेल्टा P और टाइम के लिए T। राइट। तो देखिएगा अभी तक यानी इससे पहले तक आपके पास फोर्स मालूम करने का एक फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू एम में। अब आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी आ गया, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, अब गौर से सुनोगे, एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर लो। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, डेल्टा P, इसी का दूसरा नाम इंपल्स है। इसी को बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स मींस चेंज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इंपल्स। यानी इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो F इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम को आप ये भी बोल सकते हो इंपल्स, नीचे T डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो दिस इज इंपल्स। इंपल्स को लिखते हैं I से, किससे लिखते हैं, I से। तो इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स चेंज मोमेंटम को बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। राइट। इन शॉर्ट चेंज मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्लियर। खैर अभी फिलहाल ये काम नहीं करना, इधर देखोगे। अब ये फॉर्मूला यूज करना है और F1 F2 निकालना है। कैसे देखोगे, पहले एक काम करो, इन चारों बॉडी का ये चारों बॉडी मोशन में है तो मोमेंटम होगा। पहले इन चारों बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम शो करो। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1u1 मास इनटू वेलोसिटी।
इसका मोमेंटम क्या होगा, m2u2। इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v1। इसका मोमेंटम क्या होगा, m2v2। ये क्लियर है पॉइंट। अब देखिएगा, नाउ अब F1 निकाल रहे हैं। F1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। F1 इसकी फोर्स है, इसका इनिशियल मोमेंटम कौन है, ये। इसका फाइनल मोमेंटम कौन है, ये। तो इसका चेंज मोमेंटम कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस। फिर सुनो, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कौन है, ये। इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम कौन है, ये। तो चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1, और टाइम तो t रहने दो, ये F1 की वैल्यू। इसी तरह आप में से कोई जरा F2 बता दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, टाइम। ये F1 F2 की वैल्यू है। सही है यहां तक। F1 F2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। देखिएगा, प्लस प्लस F1 की जगह F1 की वैल्यू m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय t, फिर इक्वल, फिर माइनस F2 की जगह F2 की वैल्यू m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय t। देखिए सही है यहां तक। ये F1 F2 की वैल्यू यहां पुट कर दी है मैंने। नहीं, जरूरी नहीं है, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, लगा दो, तो यहां चूंकि लगा हुआ था इसलिए हमने लगा दिया। अब अगले स्टेप पे हटा देंगे। इधर देखिएगा, t से t कैंसिल, ब्रैकेट ओपन कर दो। प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, m1v1 माइनस m1u1। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। यहां तो कोई प्रॉब्लम, जहां जहां माइनस दिख रहा है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके प्लस बना दो। ये देखोगे m1v1, ये माइनस का इधर आकर प्लस का m2v2, ये माइनस का इस साइड जाकर प्लस का, और ये पहले से मौजूद है m2u2। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब सुनना वर्ड से, एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टोटल। टोटल, टोटल का दूसरा मतलब होता है एडिशन। इसके पास 10 रुपीज है, इसके पास 10 रुपीज है, मैंने बोला टोटल बताओ, तो ऐड करोगे ना, तो टोटल का मतलब ऐड करना, ठीक है। अब सुनो इधर, यहां पर हो रहा है कोलिजन, यहां पे हो रहा है कोलिजन, इससे ऊपर बिफोर कोलिजन, इससे नीचे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। चलो अब देखो, कोलिजन से पहले कितनी बॉडी है, दो, दोनों के मोमेंटम को ऐड करो, तो उसको बोलोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले दो बॉडी है, दोनों के मोमेंटम को ऐड करो, ऐड करने से टोटल मिलता है, मोमेंटम ऐड किया तो कहोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये है, ये और ये, यहां पे हो रहा है कोलिजन, कोलिजन से पहले ये और ये है, दोनों के मोमेंटम को ऐड करो, m1u1 प्लस m2u2, इसको बोलोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इधर देखो, ये m1u1 प्लस m2u2, इसको क्या बोलोगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आपने इसकी जगह लिखा
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और इधर देखिएगा, कोलिजन के बाद ये है, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करो तो क्या बोलोगे? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2। तो इसको क्या बोलोगे? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सही है? अब सुनना गौर से, जब इन दोनों बॉडी ने कोलिजन किया तो क्या वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा? आपने लिया? आपने नहीं लिया। अच्छा, जब इन दोनों बॉडी ने कोलिजन किया तो क्या वहां ग्रेविटी की फोर्स नहीं होगी? आपने कंसीडर किया? नहीं किया। जब इन दोनों बॉडी ने कोलिजन किया तो क्या एयर प्रेशर नहीं होगा? आपने कंसीडर किया? नहीं। फिर आपने कंसीडर क्या किया? आपने कंसीडर सिर्फ ये किया कि दोनों बॉडी ने एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाई है, बस। बाकी अदर फोर्सेस को आपने इग्नोर कर दिया है। ऐसा ही है ना? गौर से सुनिएगा, जब बॉडी की अप्लाइड फोर्स कंसीडर करते हो, जब बॉडी की अप्लाइड फोर्स कंसीडर करते हो, अदर फोर्सेस को इग्नोर कर देते हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जब बॉडी की अप्लाइड फोर्स कंसीडर करते हो, अदर फोर्सेस को इग्नोर कर देते हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब है हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ लेते हैं? आइसोलेटेड। तो ये जो सारा काम हमने किया किसके लिए किया? आइसोलेटेड के लिए। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? सुनो गौर से। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, when two bodies collide to each other, in an isolated system when two bodies collide to each other, then their total momentum before collision always be equal to their total momentum after collision. This statement is called law of conservation of linear momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? वो कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में व्हेन टू बॉडीज कोलाइड टू ईच अदर, जब दो बॉडी कोलिजन करती हैं, देन देयर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज बी इक्वल टू देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम में जब दो बॉडी कोलिजन करेंगी तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा? बराबर। ठीक। अच्छा, इसका एक और स्टेटमेंट भी है, वो सुनो। अभी अभी आप लोग बोल रहे हो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम बराबर होगा, यही बोल रहे हो? मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद बराबर है, यही बोल रहे ना? बराबर होने का मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि चेंज नहीं होगा, यानी आप ये बोलना चाह रहे हो कांस्टेंट होगा। जब चेंज नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कंजर्व्ड। कांस्टेंट के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? कंजर्व्ड। तो ऐसे बोलो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व्ड। In an isolated system, total momentum always be conserved. This is another statement of law of conservation of linear momentum. पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन बी में। कैसे पूछेंगे वो सुनो। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेट करो और प्रूव करो किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो ये जो कुछ आपने किया, पहले इसकी वर्डिंग लिखोगे, वो ओवरबुक में लिखी हुई होंगी, और फिर ये डायग्राम बनेगा, डायग्राम भी मैंने बना के दिया है, फिर ये सारा काम करना पड़ेगा यहां तक।
यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पहले कर लो, फिर वर्कबुक ओपन करते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कीजिए पहले। यहां पर एक लाइन इसके बाद ये जरूर लिखेंगे, हम कहेंगे विच इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जी आपस में नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो मुझसे कीजिए। सुनो, देखो इस फिनोमेना में दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। तो एक दूसरे पे फोर्स लगा तो रही हैं, इसके अलावा और भी तो फोर्सेस होंगी ना। जैसे मिसाल दी मैंने ग्रेविटी की, फ्रिक्शन की, एयर प्रेशर की, हमने तो उसको कंसीडर नहीं किया ना। तो जब सिर्फ बॉडी की अप्लाइड फोर्स कंसीडर करते हो और अदर फोर्सेस को इग्नोर कर देते हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्योंकि हमने यहाँ सवाए बॉडी की अप्लाइड फोर्सेस के अलावा किसी दूसरे को कंसीडर ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा था? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में जब दो बॉडी कोलिजन करेगा तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम बराबर होगा कोलिजन के बाद के मोमेंटम। जी बिल्कुल यही है, और कुछ नहीं। सुनो, सिलेबस में जो थ्योरी है, थ्योरी में कोई हेरफेर नहीं होती है, जो है बुक में एज इट इज आएगा पेपर में। न्यूमेरिकल में थोड़ा हेरफेर हो सकती है, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट चाहिए कि ताकि अगर थोड़ा सा हेरफेर करें तो आपको वो चीज समझ में आ सके।